नमस्कार, मैं संबोधन रावत आज आपको बीएड द्वितीय वर्ष में अपना जो पेपर है हिंदी शिक्षण, इस पेपर में पढ़ाऊंगा। ठीक है। और हमारी जो 7वीं यूनिट है उसके अंतर्गत जो शिक्षक हिंदी भाषा शिक्षक पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण रहेगा भाषा शिक्षक के गुण। तो यहाँ भाषा शिक्षक से तात्पर्य है हिंदी भाषा शिक्षक। तो प्रत्येक अलग अलग भाषाएं होती है जिसमें उस भाषा से संबंधित जो है शिक्षक में गुण होने अनिवार्य है, तभी वह समर्थ और सार्थक शिक्षक कहला सकता है। तो यहाँ पर भी हिंदी भाषा शिक्षक के क्या क्या सामान्य गुण होने चाहिए और क्या क्या गुण है उसके विषय में जानते हैं। ठीक है। तो हम जो है इसको क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला गुण है हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान। पहला गुण है हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान को ऐसे भी लिख सकते हैं ज्ञान, दोनों हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान। देखो, कोई भी हिंदी शिक्षक कब कहलाएगा जब उसके अंतर्गत तमाम प्रकार के गुण मौजूद हो, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो 2 प्रकार के उसके अंदर गुण होने चाहिए, व्यावहारिक और दूसरा सैद्धांतिक। पहला व्यावहारिक गुण होना चाहिए, दूसरा सैद्धांतिक गुण होना चाहिए। ठीक है। व्यावहारिक गुण से तात्पर्य है उस शिक्षक में मनोविज्ञान हो। ठीक है। दूसरा धैर्य हो। ठीक है। इसका मतलब है धीरता, इसका गुण है और इसको विशेषता भी बोलते हैं। ठीक है। विशेष धैर्य धीरता का गुण हो। इसके अलावा मिलनसार हो। ठीक है। तो इसके अलावा हो सद्भावना। यह सामान्य रूप से मोटे मोटे तौर पर किसी भी शिक्षक के गुण होने चाहिए। मनोविज्ञान से तात्पर्य है शिक्षक कक्षा कक्ष के दरमियान शिक्षण कार्य करवाने के दौरान एक छात्र की मनोदशा को, संपूर्ण मनोदशा को, उसके भाव को, उसके अध्ययन में रुचि को आदि तमाम प्रकार की जो क्रिया है उनको समझ जाए, है ना। मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को समझ जाए, उसके संज्ञान को समझ जाए, संज्ञान प्राप्त कर ले। तो ऐसी प्रकार की तमाम व्यवहारिक विशेषता मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। एक शिक्षक को बालक की तमाम गतिविधियों को जानना अनिवार्य है कि बालक कितना पढ़ सकता है, कितनी देर पढ़ सकता है, क्या क्या पढ़ सकता है, कौन कौन सी विषय वस्तु से पहले पढ़ानी है। ये तमाम प्रकार की बातें एक शिक्षक अपने मानसिक संरचना में पहले से स्थित कर लेता है, उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसी तमाम बातें, ऐसी सारी बातें एक शिक्षक को बालक से जाननी अति आवश्यक है। और ये बातें जब शिक्षक छात्र से जानता है तब छात्रों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए कि शिक्षक मेरी जो है आंतरिक परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। इसे कहते हैं मनोविज्ञान। फिर धैर्य या दृढ़ता। धैर्य रखना एक शिक्षक को अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति का अगर कोई संदेश आती है तो वो है धैर्य। धैर्य अगर किसी भी शिक्षक में है तो आसानी से बालक को मन चाहा उसे रूप दे सकता है। फिर मिलनसार। देखो, शिक्षक को मिलनसार होना चाहिए। शिक्षक को अधिकारियों से भी मिलना पड़ता है, शिक्षक को छात्रों से भी मिलना पड़ता है,
शिक्षक को सहपाठी जो है स्टाफगण उनसे भी मेल मिलाप करना होता है। तो इन सब में मिलनसारी का गुण अति आवश्यक है। ठीक है। फिर सद्भावना, सद मतलब अच्छी भावना, मन के भाव है वो अच्छे होने चाहिए। और हिंदी शिक्षण में तो मन के भाव अच्छे होने अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन कवि या सिद्ध पुरुष हुए उन्होंने भी ऐसी बातें रखी है। ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं किसके अंतर्गत, व्यवहारिकता के अंतर्गत आती है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के संपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत उसके अंतर्गत जो गुण है वो व्यवहारिक गुण के अंतर्गत ये बातें आती है। अब पढ़ते हैं सैद्धांतिक बातें। ये तो होती है कक्षा वो कक्षा के बाहर। ठीक है। और सैद्धांतिक सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान को सैद्धांतिक बोलते हैं, सिद्धांत। ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहला है व्याकरण का ज्ञान। व्याकरण का ज्ञान। फिर है साहित्य का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान। ठीक है। फिर तीसरा है काव्य शास्त्र का ज्ञान, काव्य शास्त्र का ज्ञान। और चौथा है गायन शैली। ये चार ऐसे सैद्धांतिक गुण एक शिक्षक के जो शिक्षक में होने अति आवश्यक है। अगर ये चार गुण व्यवहारिक और चार गुण सैद्धांतिक, 8 ज्ञान, 8 गुणों को एक शिक्षक अर्जित कर लेता है तो सर्वगुण संपन्न शिक्षक कहलाएगा, हिंदी भाषा शिक्षक कहलाएगा। और हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर समाहित रहेगा। ठीक है। तो यहाँ जानते हैं व्याकरण का ज्ञान किस तरह से। व्याकरण का ज्ञान से तात्पर्य है क्योंकि छोटी कक्षा होती है, सर्वप्रथम बालक को हिंदी भाषा के व्याकरण के ज्ञान से उसे परिचित कराना अति आवश्यक है। अगर बालक व्याकरण ज्ञान से परिचित हो जाएगा, जिसके अंदर तमाम प्रकार के प्रकरण होते, बिंदु होते, जिसमें वर्ण विचार है, इसके पश्चात संधि आती है, संधि के पश्चात समास को सिखाया जाता है। फिर जब वर्ण विचार संधि समास इसी लेता बालक तो उसके पश्चात उपसर्ग से परिचित कराया जाता है, फिर प्रत्यय से परिचित कराया जाता है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है, ये तमाम प्रकार की व्याकरणिक जो कोटियां हैं उनसे एक शिक्षक बालकों को परिचित कराता है। तो शिक्षक में सारे प्रकरणों का, बिंदुओं का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो आगे जाकर जो साहित्य ज्ञान है या काव्य शास्त्र का ज्ञान है, इसके अंतर्गत व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना व्याकरण के साहित्य ज्ञान और काव्य शास्त्रीय ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो व्याकरण के अंतर्गत जो बिंदु है वे सारे बिंदुओं का ज्ञान एक शिक्षक को होना आवश्यक है। फिर साहित्य का ज्ञान। साहित्य के ज्ञान से तात्पर्य जैसे हम पूर्व में पढ़ चुके, जैसे हमारे हिंदी भाषा को काल विभाजन में बांटा गया है ना। जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को भी अलग अलग काल खंडों में बांटा गया। जैसे मैंने बताया था भारतीय युग, त्रिवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसके दरमियान नकलवाद भी आता है, अलावाद भी आता है। ये तमाम प्रकार के जो वाद चले, इन सारे वादों से साहित्य का ज्ञान शिक्षक को होना अति आवश्यक है। इस साहित्य के अंतर्गत ये भी होता है कि किन्हें महाकाव्य कहते हैं, किन्हें खंड काव्य कहते हैं, है ना। काव्य प्रवृत्तियाँ किन्हें कहते हैं, काव्य गुण किन्हें कहते हैं, काव्य दोष किन्हें कहते हैं, ये सारी बातें साहित्य के अंतर्गत आती हैं। फिर काव्य शास्त्रीय ज्ञान। देखो काव्य शास्त्रीय ज्ञान के अंतर्गत वो होता है जिसमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, काव्य गुण होते हैं, काव्य दोष होते हैं,
काव्य शास्त्र के अंतर्गत होता है जो एक शिक्षक को होना अति आवश्यक है। जैसे कोई भी दोहा हो सकता है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान नरसरी आवत जात के श्री पर पड़त निशान। ये तो गायन शैली की हुई, मैंने गाया। दोहा को किस तरह गाया जाता है, दोहा है। और काव्य शास्त्री में एक बिंदु है छंद, तो हमने बालक को बताया कि छंद होता है जो दोहा छंद है, और दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, विषम चरण, सम चरण, 13-14 की मात्रा से दोहा छंद का निर्माण होता है। तो काव्य शास्त्री ज्ञान होगा, ये ज्ञान जब बालकों को दिया जाएगा तो बालक उसको अच्छी तरह से समझ सकेगा, उसके सैद्धांतिक ज्ञान से परिचित हो सकेगा, और जो सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो यह कब हो सकेगा, जब स्वयं शिक्षक में काव्य शास्त्रीय ज्ञान पहले से मौजूद है। कब पहले से, जब वो पूर्व ज्ञान के माध्यम से पाठ्य योजना बनाता है, कक्षा के दरमियान पाठ्य योजना के माध्यम से जो आदर्श वाचन करता है, बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे, उस दरमियान जो समन्वय होता है उसमें काव्य शास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक है। फिर गायन शैली, गायन शैली से तात्पर्य गाने का तरीका, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत छंद तमाम प्रकार के होते हैं। जैसे मुक्तक छंद है जो मुक्तक गायन शैली में गाए जाते हैं, कुछ छंद कवि छंद है जिसकी गायन शैली अलग है, क्योंकि हमारे कवि शैली के तमाम प्रकार के कवि लोग हुए, जैसे पद्माकर है, भूषण है ना। जैसे भूषण का एक छंद कवि छंद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। भूषण सिद्धलंग, भूषण सिद्धलंग, विजय में डुलाती थे, विजय में डुलाती है। भूषण भरत सिंहराज, वीर दयाद्रास, नगर जड़ाती थे, नगर जड़ाती है। तो इस प्रकार से बालक को बताया जाता है कभी छंद को ऐसे गाया जाता है। ठीक है, दोहा छंद को ऐसे गाया जाता है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इसको गायन शैली का तरीका अलग है, क्यों? क्योंकि जो मैंने गाया है वो चौपाई छंद है, तो कभी छंद उसको गाने का तरीका अलग है, चौपाई छंद गाने का अलग तरीका है, समया छंद गाने का तरीका अलग है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग गायन शैलियों में वाचन करवाया जाता है। इस प्रकार से बालकों को बताना पड़ता है। ऐसी गुण विशेषताएं जो पहले से शिक्षक में मौजूद होगी, और कौन सा गुण? सैद्धांतिक गुण, जो किताबी गुण कहलाता है ना। तो ऐसे गुण शिक्षक में मौजूद होगा, बालकों को अच्छी तरह से बताया जा सकता है। ठीक है, तो हमने जाना हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान ये बातें आती है। ठीक है, अब हम दूसरी गुण जानते हैं। दूसरा जो गुण है साहित्यिक अभिरुचि का ज्ञान। साहित्यिक अभिरुचि का ज्ञान, देखो क्या होता है। अभिरुचि का मतलब है इंटरेस्ट, रुचि पैदा करना। एक शिक्षक कब किसी भी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न कर सकेगा, जब वह शिक्षक साहित्य को अनवरत पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, अभ्यास करता है। जब एक शिक्षक साहित्य को अपने जीवन से उतारेगा, बार बार पढ़ेगा, साहित्य से तात्पर्य तमाम प्रकार के उपन्यास पढ़े, चाहे धूम स्वामिनी हो, है ना, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा, तमाम प्रकार के साहित्य, गोदान हो सकता है, इसके अलावा नाटक हो सकते हैं, जैसे लहरों के राजन से बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश का। तो ये इस प्रकार से जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, या कवि देव है ना, जैसे डाक, पलना, बिछोना,
ऊपर के सुनने जमुना छो एकांत छो बीमारी में। तो इस प्रकार से साहित्य का ज्ञान जब एक शिक्षक इकट्ठा करेगा, प्राप्त करेगा बार बार स्वाध्याय के द्वारा, अगर ये रुचि अगर पैदा कर पा रहा है शिक्षक साहित्यिक रुचि, तो स्वाभाविक है कि बालक को उसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा शिक्षक साहित्यिक अभिरुचि के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करेगा, वैसा का वैसा बालक शिक्षक को देखकर अनुकरण कर सीख जाता है। तो यह गुण होने से बालकों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा गुण है भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान। शिक्षण की विधियों का ज्ञान, भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान। तो यह भाषा शिक्षण से तात्पर्य है हिंदी भाषा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? तो जैसे पहले जानते हैं आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। देखो आगमन और निगमन विधियां व्याकरण के अंतर्गत काम आती है। जब एक छात्र को व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, तब जो है आगमन और निगमन विधियां काम में ली जाती है। अर्थात एक शिक्षक यह पहले से धारणा बना दे कि बालक को पहले उदाहरण देकर विषय वस्तु का ज्ञान करवाना है या नियम बताकर। तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तब वो बता सकेगा, क्योंकि उसने पहले से मनोविज्ञान के माध्यम से बालक को परख लिया है। यह बालक नियम से सीख पाता है जल्दी, या उदाहरण के माध्यम से जल्दी किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण कर पाता है। तो यह मनोविज्ञान के माध्यम से उसने पहले से धारणा बना रखी है बालक के मानसिक स्थिति की। तो एक शिक्षक फिर उसके मन चाहे अनुसार आगमन विधि का प्रयोग कर सकता है, निगमन विधि का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और जब किसी भी पाठ का अनुवाद शिक्षक करने जाता है तो वहां पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है। अब शिक्षक को मालूम होगा कि प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कौन से पाठ को पढ़ाने के दरमियान उपयोग में लाई जाती है शिक्षण विधि। तो जब उसे मालूम होगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षण विधियों के माध्यम से वह सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से शिक्षण कार्य संपन्न करा सकता है। यह था भाषा शिक्षण की विधियां। फिर सृजनशील व्यक्ति, सृजनशील व्यक्ति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सृजनशील किसे कहते हैं। सृजनशीलता मुख्य रूप से क्रिया का नाम है। इसका नाम है क्रिया, यानी कोई कार्य करना, और कार्य से यह तात्पर्य लेखन कार्य, लेखन कार्य। अब देखो सृजनशीलता से तात्पर्य है अपने पूर्व अनुभवों या ज्ञान के माध्यम से, नए विषय का निर्माण करना, वो होता है सृजनशीलता।
नए विषय का निर्माण करना, वो आता है सृजनशीलता में। अर्थात जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को चारों तरफ एक शिक्षक फैला सकता है, तमाम प्रकार की विषय वस्तु को वो लिख सकता है, तो यह सृजनशीलता कहलाता है। यानी कोई ज्ञान उसके केंद्र में है, उस केंद्र में से अपने ज्ञान को चारों तरफ फैला रहा है, ठीक है। अर्थात लिख रहा है तो अपना जो अनुभव है उसको, सारे अनुभवों को बिखेर रहा है। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, इसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। और इसी का दूसरा नाम है विश्लेषण। क्या नाम है? विश्लेषण। इसी का दूसरा नाम है विश्लेषण और इसी का दूसरा नाम है आगमन। क्या नाम है? तो सृजनशीलता को हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानेंगे, विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे, आगमन के माध्यम से जानेंगे। इसका तात्पर्य एक विषय वस्तु को, अपने ज्ञान को और अधिक विस्तारित करना, चाहे वो लेखन के माध्यम से करे, भाषण के भी माध्यम से कर सकता है, मौखिक माध्यम से भी कर सकता है, ठीक है। तो यह था सृजनशील व्यक्तित्व। अर्थात व्यक्तित्व से यह तात्पर्य हिंदी शिक्षक, हिंदी देखो सृजनशील का मतलब जैसे लिखना, तो अपने दिमाग में सोच सोच के जो उसका ज्ञान उसको विस्तारित करता है, तो सृजनशील का ये वो अर्थ है अपने ज्ञान का विस्तार करना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, तो वो सृजनशील होता है। अब यह गुण शिक्षक में भी होना चाहिए और बालकों में भी ऐसा गुण प्रदान करवाना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि बालक भी अपने ज्ञान का विस्तार कर सके, सृजनशील प्रवृत्ति अपना सके और नए नए कार्य कर सके, ठीक है। और सृजनशील एक कौशल भी कहलाता है, ठीक है। कौशल जैसे कुशलता है, कौशलता, वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो यह था सृजनशील व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व कौन? हिंदी शिक्षक, वो व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व भी ऐसा हो गया कि वो सृजनशील हो गया। कहते हैं वो तो दिन रात लेखन कार्य करते रहते, दिन रात काम करते रहते, तो उस व्यक्ति की विशेषता ही हो जाती है कि सृजनशील व्यक्ति हो गया। वो फालतू बैठता नहीं है, खाली समय नहीं जाया करता, वो लेखन कार्य करता है, ठीक है। अब आगे शुद्ध उच्चारण। देखो जैसे कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनका शुद्ध उच्चारण करना आती है। हमारे भारत में दुर्भाग्य है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर पाते। जब शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर पाते तो उससे बालकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे बालक भी उस शब्द को उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सड़क को हड़क बोलते लोग, मूल शब्द सड़क, इसको बोल देते हड़प, हड़प, ये शुद्ध उच्चारण सड़क। किन करते विमुख, लोग बात नहीं बोल पाते। इस प्रकार से जो कठिन शब्द है उनका उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पाते। जैसे चम्मच है, चम्मच, इसको बोलते हैं सम्मस। क्या बोलते हैं? सम्मस। चम्मच को बोलते हैं सम्मस। इस प्रकार से जो शुद्ध उच्चारण अर्थात व्याकरणिक कोटि का शुद्ध उच्चारण से नहीं हो पाता। इस प्रकार से आज हमने जाना भाषा शिक्षक के मोटे मोटे तौर पर सामान्य गुण। अब इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है।
शिक्षक में सृजनशीलता के मूल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यह आपके लिए आज का गृह कार्य है। तो जैसा कि छात्र व्यापक आपको मालूम है, कोरोना महामारी का दौर है, काफी लंबे समय से चल रहा है, अपने आप को बचा के रखा, आगे भी बचा के रखो, ये आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, मास्क यूज करें और हाथ सैनिटाइज करें।